ये एक बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस कहानी है और इस कहानी की इस फिल्म की IMDb पे रेटिंग है 8.6। ये कहानी पूरी तरह से आधारित है क्रिश्चियनिटी के 7 सिंस यानी कि 7 पापों के ऊपर और ये पाप हैं लस्ट, ग्लटनी, ग्रीड, स्लॉथ, रैथ, एनवी और प्राइड। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक डिटेक्टिव जिसका नाम सोमरसेट है और ये अगले 6 दिनों में रिटायर होने वाला है, ये एक केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी इस शहर में एक और डिटेक्टिव आता है जिसका नाम होता है मिल्स और वो इसको ज्वाइन करता है। अब इनके सामने एक मर्डर केस आता है और जब ये उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो डेड बॉडी होती है तो वो देखते हैं कि वो एक बहुत ही मोटा आदमी होता है और उसका मुंह एक खाने के बॉल के अंदर होता है जिसमें अभी भी खाना होता है और इस आदमी के हाथ और पैर दोनों ही बंधे होते हैं। इन लोगों को समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। अब समरसेट अगले 6 दिनों में रिटायर होने वाला है और उसका सीनियर बोलता है कि तुम रिटायर होने वाले हो, लेकिन समरसेट इस केस पर काम करना चाहता है, इसीलिए वो इस केस को अपने हाथों में ले लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये केस मिल्स को मिले। उसके हिसाब से मिल्स इस केस के लिए अभी बहुत नया है, हालांकि मिल्स भी इस केस को अपने हाथों में लेना चाहता है। अब जब इस केस की इस मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि इस इंसान को कई घंटों से खाना खिलाया जा रहा था, वो भी लगातार, जिसकी वजह से उसका गला भी सूज जाता है और ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट अंदर से फट चुका है, इसीलिए उसकी मौत हुई है। और इन्हें वहां पर सुपरमार्केट के कुछ बिल भी मिले होते हैं जिससे ये पता चलता है कि जिसने इस इंसान को मारा है वो उसी बीच सुपरमार्केट जाकर कुछ सामान भी लेकर आया था। अब इनका जो सीनियर होता है वो इस केस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। वो कहता है कि इस मोटे आदमी से किसी को नफरत होगी इसीलिए उसने इसे मार दिया, लेकिन फिर भी समरसेट इस केस पर काम करना शुरू करता है और इसी दौरान इस शहर में एक और मर्डर हो जाता है। इस आदमी का नाम होता है एली गोल्ड और ये एक बहुत बड़ा वकील होता है। अब मिल्स उस जगह पर जाता है जहाँ पे ये मर्डर हुआ है और वहां पर उसी आदमी के रक्त से ग्रीड लिखा होता है यानी कि लालच, और उस आदमी के शरीर से 1 पाउंड मांस भी निकाल लिया गया होता है और उस आदमी की बीवी की वहां पर जो बहुत बड़ी तस्वीर होती है उसमें गोल गोल चश्मे भी बनाए होते हैं, लेकिन अभी इनसे कुछ भी साबित नहीं होता। अब समरसेट का सीनियर उसके पास आता है और वो चाहता है कि इस केस में वो भी काम करे और साथ ही साथ वो उसे प्लास्टिक की बोतल में कुछ देता है। वो कहता है कि उस मोटे आदमी का जिसका मर्डर हुआ था उसके पेट में खाने के साथ ये लकड़ी जैसी कुछ चीज भी मिली है और अब वो चीज देखने के बाद समरसेट दोबारा उस जगह पर जाता है जहां पर उस मोटे आदमी का मर्डर हुआ था और वहां जाने के बाद वो देखता है कि जो उसके पास लकड़ी जैसी पतली पतली पट्टियां होती हैं जो उस मोटे आदमी के पेट से मिली थी, दरअसल वो फ्रिज को आगे पीछे खिसकाने की वजह से लकड़ी के फ्लोर से पतली पतली लकड़ी की पट्टियां निकली हुई होती है और जब वो फ्रिज को उस जगह से हटाता है तो वहां पर पीछे उसे 2 कागज के टुकड़े मिलते हैं। एक पर लिखा होता है लंबे और कठिन रास्ते जो जहन्नुम से निकलते हैं और अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। समरसेट अपने सीनियर को बताता है कि ये लाइंस एक किताब से ली गई हैं और इसका मतलब है कि ये अभी शुरुआत है। दूसरे कागज पर लिखा होता है ग्लटनी यानी भूख, ज्यादा खाना खाना, और जो दूसरा खून हुआ है उसमें लिखा होता है ग्रीड यानी कि लालच। और समरसेट अपने सीनियर को और मिल्स को ये बताता है कि ये क्रिश्चियनिटी में होने वाले वो 7 डेडली सिंस हैं जिनके आधार पर ये खून हो रहे हैं, यानी कि अभी हम 5 और खून की अपेक्षा कर सकते हैं। और वो उनको बताता है कि ये 7 जो सिंस हैं वो इस प्रकार है: भूख, लालच, आलस, क्रोध, घमंड, वासना और जलन। और ये सब बताने के बाद समरसेट वहां से जाने लगता है। उसका सीनियर उसे रोकता है लेकिन समरसेट बोलता है कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा और वो वहां से चला जाता है। हालांकि इसके बाद भी वो लाइब्रेरी जाता है और इन सब चीजों के बारे में पढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ मिल्स भी इन चीजों के बारे में पढ़ता है। अब मिल्स की जो वाइफ होती है वो समरसेट को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है और जब वो डिनर के लिए उसके घर पर जाता है तो डिनर के बाद समरसेट और मिल्स जो दूसरा मर्डर हुआ होता है जो कि वकील का होता है उस केस के बारे में डिस्कशन करते हैं और इसी डिस्कशन के दौरान मिल्स समरसेट को उस केस की कुछ फोटोज भी दिखाता है और उन फोटोज में एक फोटो वो भी होती है जिसमें खूनी ने जिस इंसान का खून किया होता है उसकी वाइफ की एक बहुत बड़ी फोटो पर गोल गोल चश्मे के निशान बनाए होते हैं। समरसेट कहता है कि शायद कुछ ऐसा था जो इसे देखना चाहिए था, इसीलिए इसकी आंखों पर ये निशान बनाए गए हैं। हालांकि इसके अलावा वहां पर कोई भी निशान नहीं होते, ना उंगलियों के और ना ही कोई गवाह, और जो पहला मर्डर हुआ होता है उसका और इसका आपस में किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं लगता क्योंकि इन दोनों को वहां पर कोई भी ऐसे क्लूज नहीं मिले होते।
जो ये साबित कर सके कि ये दोनों मर्डर एक ही आदमी ने की हैं। और अब ये उस वकील की पत्नी से मिलने जाते हैं जिसकी आंखों पर गोल निशान बनाए गए थे, और वो उस घटना की सारी तस्वीरें उसे दिखाते हैं। और जब वो सारी तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखती है तो वो देखते हैं कि दीवार पे एक जो बहुत बड़ी तस्वीर होती है वो तस्वीर उल्टी होती है, और वो इन दोनों को बताती है कि ये तस्वीर उल्टी लटकी हुई है। और इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां पर मर्डर हुआ था, और ये उस उल्टी तस्वीर को निकालते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर को फाड़कर उसके अंदर देखते हैं, लेकिन अंदर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद ये उस दीवार पर देखते हैं जहां पर तस्वीर लगी होती है, और वहां पर बहुत ही खुफिया तरीके से एक मैसेज होता है, और ये लिखा होता है हेल्प मी। और वहां पर एक फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, और ये फिंगरप्रिंट्स एक मुजरिम के होते हैं जिसपे कई आरोप होते हैं, ड्रग्स के, चोरी के, रेप के, और इनके पास उसका पता होता है। और अब ये सब के सब उसके घर जा रहे हैं जहां वो रहता है। और जब ये सब के सब वहां पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जिसे ये मुजरिम समझ रहे थे वो अपने बेड से बंधा हुआ है, और वो बिल्कुल कंकाल हो चुका है। उसके शरीर पर कई घाव के निशान होते हैं, और ये सब कुछ देखकर ये सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब जब ये वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि वो आदमी जिसे मुर्दा समझ रहे थे, जिसका नाम विक्टर है, वो अभी भी जिंदा होता है। और ये सब उसे वहां से हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि कम से कम 1 साल से चल फिर नहीं सकता था। इसकी बॉडी में एंटीबायोटिक और ड्रग्स की मात्रा पाई गई है। समरसेट पूछता है क्या उसने कुछ बताने की कोशिश की। डॉक्टर उसे बताता है कि उसने अपनी जीभ बहुत पहले काट ली थी, और जितना दर्द और जितना सदमा इसने अपनी जिंदगी में देखा है शायद ही किसी और ने देखा हो। और अगर तुमने उससे कुछ पूछा तो वो सदमे से, दर्द से, अपनी यादों से वैसी मर जाएगा। अब यहाँ पर इनके पास गवाह तो है जो इस पूरे केस को सुलझा सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, और ये अपने आप में बहुत लाचार महसूस कर रहे होते हैं। समरसेट इस बात से बहुत परेशान होता है। तभी रात को मिल्स की वाइफ का उसे कॉल आता है, और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और अगले दिन समरसेट मिल्स की वाइफ से मिलने जाता है। मिल्स की वाइफ उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन ये बात मिल्स को नहीं पता। लेकिन मैं अपने बच्चे को ऐसे माहौल में जन्म नहीं देना चाहती जहाँ पर जुर्म, क्राइम इतना ज्यादा है। दरअसल जिस शहर में ही रहते हैं वहां पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा होता है। समरसेट बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह थे, और वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में, इस माहौल में आए, और इसीलिए मैंने उसे अबॉर्शन करने के लिए कहा, और उसने अबॉर्शन करवा दिया। मैं जानता हूँ कि मेरा फैसला सही था, मुझे इस बात पर कोई पछतावा नहीं, लेकिन कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे ये एहसास नहीं होता कि मुझे अपना फैसला बदल देना चाहिए था। अगर तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो तो ये बात मिल्स को कभी पता मत लगने देना, और अगर तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो तो उसे इतना लाड प्यार करना कि वो बिगड़ जाए। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इस शहर में जहां ये रहते हैं वहां शरीफ लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इन्हें जानवर के साथ जानवर बनना ही पड़ेगा। और इसके बाद मिल्स की वाइफ समरसेट को थैंक्स कहकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन मिल्स और समरसेट मिलते हैं, और समरसेट मिल्स को ये नहीं बताता कि वो उसकी पत्नी से मिला था या वो अब पिता बनने वाला है। ये दोनों केस के बारे में डिस्कशन करते हैं, और मिल्स बोलता है कि वो एक पागल है। समरसेट कहता है कि नहीं, वो पागल नहीं है, बल्कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। वो हर काम टाइम पर और बहुत सोच समझ कर करता है, इसीलिए उसने अपने पहले कत्ल के दौरान हमारे लिए ये कोट, ये मैसेज छोड़ा था। रास्ता लंबा है, कठिन भी, मुश्किलों से गुजरकर अच्छाई मिलती है। मिल्स कहता है कि उसके पास किसी लाइब्रेरी का कार्ड है जहां वो किताबें पढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो संत है। ये सुनने के बाद समरसेट कुछ सोचता है और उसे बोलता है कि मेरे साथ चलो, और वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि सरकार हर उस इंसान का रिकॉर्ड अपने पास रखती है जो बैन किताबों को पढ़ता है, जैसे बॉम्ब बनाने की किताब, हथियार बनाने की किताब, या ये किताब जिसमें 7 सिंस यानी कि 7 पापों के ऊपर लिखा गया है। और ये किसी तरह से एक लिस्ट हासिल कर लेते हैं, और उस लिस्ट में एक आदमी का नाम होता है जिसने 7 सिंस और इसी तरह की कई किताबों को लाइब्रेरी से इशू करवाया होता है और उन्हें पढ़ा होता है। और इस आदमी का नाम होता है जॉन डो। और ये दोनों उसका एड्रेस पाकर उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका घर बंद होता है। तभी कॉरिडोर में सामने एक आदमी आता है, उसके हाथ में कुछ सामान होता है, और ये दोनों जब उसे देखते हैं तो वो थोड़ा सा आगे आता है और अपनी गन निकालकर इन दोनों पर फायर करता है। ये दोनों बच जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। और अब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसकी इन्हें तलाश है। मिल्स उसका पीछा करता है और एक जगह पहुंचकर जब वो उसे ढूंढ रहा होता है तो वो आदमी उस पर हमला कर देता है, जिससे मिल्स की गन उसके हाथ से छूट जाती है। और इसके बाद जॉन डो उसके सिर पर गन लगाता है,
लेकिन वो उसे मारता नहीं है और वहां से चला जाता है। अब समरसेट भी वहां पर आ जाता है और इसके बाद ये दोनों उस आदमी के फ्लैट में जाते हैं और अंदर ये अपनी टीम को भी बुला लेते हैं और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। वहां पर इन्हें कई सबूत मिलते हैं। वहां पर इन्हें एक लेदर की शॉप की स्लिप मिलती है और एक लड़की का फोटो भी मिलता है और साथ ही साथ वहां पर मिल्स का एक फोटो भी होता है जो उसने यानी कि जॉन डो ने खींचा होता है। मिल्स को याद आ जाता है कि जब ये केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर एक फोटोग्राफर आया था जिसने उसकी फोटो खींची होती है और मिल्स को उसकी शक्ल अभी भी याद होती है और इसके बाद मिल्स उसका स्केच बनवाता है और अब इन्हें पता है कि जॉन डो कौन है। ये दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर फोन की घंटी बजती है और ये दोनों के दोनों फोन की तरफ भागते हैं और जब ये फोन को रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ से जॉन की आवाज आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने मेरे घर को, मेरे पते को ढूंढ लिया। मुझे माफ करना कि मुझे तुम में से एक को चोट पहुंचानी पड़ी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब मैं अपने सारे प्लान बदल दूंगा। और इसके बाद वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों उस लेदर शॉप पर जाते हैं जिसकी स्लिप इन्हें जॉन डो के घर पे मिली होती है। और जब ये वहां पर पूछताछ कर रहे होते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि जिस लड़की की फोटो इन्हें जॉन के घर पर मिली थी उसका पता चल गया है। और जब ये उस जगह पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसका कत्ल हो चुका है और उसका कत्ल बहुत बुरी तरह से हुआ होता है और उसी के रक्त से वहां पे लिखा होता है लस्ट यानी कि वासना। ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट होती है, इसीलिए उसने इसका कत्ल किया होता है क्योंकि जो 7 गुनाह होते हैं उसमें से एक वासना यानी कि लस्ट भी होता है। हालांकि इस लड़की का कत्ल वो खुद अपने हाथों से नहीं करता बल्कि वहीं पर एक आदमी से करवाता है। वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और जैसा वो कहता है इस आदमी को करना पड़ता है। अब ये दोनों के दोनों परेशान हैं क्योंकि जॉन डो जो कि मर्डरर है उसका पता लगने के बाद भी हादसे अभी तक रुक नहीं रहे होते। और अगले दिन पुलिस स्टेशन पर एक कॉल आता है। वो कहता है कि जो मैंने पहले किया था एक बार फिर किया है और ये जॉन का कॉल होता है। और मिल्स और समरसेट को पता चलता है कि एक मॉडल का कत्ल हो चुका है। और जब ये उस जगह जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है और उसके एक हाथ में पिल्स होती है और दूसरे हाथ में मोबाइल। दरअसल जॉन ने उसे ऑप्शन दिया होता है या तो वो फोन करके किसी को मदद के लिए बुलाए या फिर पिल्स खाकर वो अपनी जिंदगी का अंत कर दे। और वो पिल्स खाकर अपनी जिंदगी का अंत कर देती है क्योंकि वो जॉन के टॉर्चर को सह नहीं पा रही होती और इसीलिए वो पिल्स खाकर अपनी जिंदगी का अंत कर देती है। और उसी के रक्त से जॉन दीवार पे लिख देता है प्राइड। और अब तक वो 5 लोगों को मार चुका है। अब ये दोनों के दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और तभी वहां पर ये दिखाया जाता है कि जॉन डो भी वहां पर आ जाता है और उसके शरीर पर उसके हाथों पे रक्त लगा होता है और वो अपने आप को इन दोनों के हवाले कर देता है। वो बोलता है कि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ और इसके बाद उसका वकील वहां पर आता है और उसका वकील जॉन और समरसेट को ये बताता है कि इसने 2 कत्ल और किए हैं और उन दोनों लाशों के बारे में, उन दोनों कत्ल के बारे में ये तुम दोनों को ही बताना चाहता है। और अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी, अगर तुम उसके साथ नहीं गए तो वो अपने आप को पागल घोषित करेगा जिससे वो कानून के चुंगल से छूट जाएगा। और अगर तुम दोनों उसके साथ जाते हो तो वो अपना पूरा कन्फेशन लिख कर देगा। और ये दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तक ये 5 लोगों को मार चुका है यानी कि 5 सजाएं। और ये होती है ग्लटनी यानी भूख, ग्रीड यानी लालच, स्लॉथ यानी आलस, प्राइड यानी कि अभिमान, लस्ट यानी वासना। और अभी भी 2 सजाएं बची हैं। उसके मुताबिक वो 2 लोगों को मार चुका है जिसमें से होती है एनवी यानी जलन और रैथ यानी क्रोध। अब ये दोनों उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और वो उन्हें रास्ते में बताता है कि मैंने जितने लोगों को भी मारा था वो उस सजा के हकदार थे। ये बहुत ही शांत किस्म का इंसान होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखता। अब ये तीनों के तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जॉन डो इन्हें ले जाना चाहता था और ये एक सुनसान जगह होती है। हालांकि पुलिस का हेलीकॉप्टर भी इनका पीछा कर रहा होता है लेकिन वो इनसे बहुत दूर होता है ताकि जॉन डो उसको ना देख पाए। अब इन्हें वहां पर दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है और जैसी इन्हें गाड़ी नजर आती है मिल्स जॉन डो को गन पॉइंट पे ले लेता है और समरसेट गाड़ी की तरफ जाता है। ये एक कुरियर सर्विस की गाड़ी होती है और उसमें से एक कुरियर बॉय उतरता है और समरसेट उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। वो कहता है कि मैं कुरियर बॉय हूँ और यहाँ पर जॉन नाम के आदमी के लिए हमारे पास एक पार्सल है और वो वहां पर एक बॉक्स छोड़कर चला जाता है।
अब समरसेट जब उस बॉक्स को खोलता है तो वो हैरान हो जाता है और वो मिल्स को बोलता है कि तुम अपनी गन नीचे करो और उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड मिल्स को बोलता है कि मुझे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी से ईर्ष्या थी, मैं एनवियस था और इसीलिए मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया और उसका सर उस बॉक्स में है। और वो उसे ये भी बताता है कि उसकी पत्नी मां बनने वाली थी, उसने अपने बच्चे की भीख मांगी थी लेकिन मैंने उसे मार दिया। मिल समरसेट से पूछता है क्या ये सच है, उसमें क्या है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता और उसकी खामोशी से वो समझ जाता है कि ये सच कह रहा है। वो उसे कहता है कि मेरा सिन एनवी यानी कि ईर्ष्या था जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी को मरना पड़ा और अब तुम अपना बदला लो यानी कि रैत, तुम अपना गुस्सा निकालो। समरसेट मिल्स को मना करता है, वो कहता है कि ऐसा मत करना, तुमने अगर किसी गुनहगार को मारा तो तुम्हें सजा होगी और ये ऐसे ही चाहता है, अगर तुमने इसको मार दिया तो इसमें इसकी जीत है। लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता क्योंकि उसने उसकी बीवी को मारा है और मिल्स उसे गोली मार देता है और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है और जॉन डो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है क्योंकि सातवां जो पाप होता है वो होता है रैत यानी कि गुस्सा। वो उसने मिल्स के जरिए अपने आप को सजा दिलवाने के लिए उसके अंदर एक्टिव किया होता है और इस तरह से जॉन डो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इसके बाद मिल्स को उसके साथ ही वहां से ले जाते हैं और समरसेट का सीनियर उससे पूछता है कि तुम अब कहां जाओगे क्योंकि उसका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है और उसने कहा था कि मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन समरसेट बोलता है कि मैं यहीं आसपास रहूंगा। वो उसे कहता है कि एक राइटर ने कहा था कि ये दुनिया बहुत अच्छी है लेकिन इसके लिए जंग लड़ना भी बहुत जरूरी है और मैं इसके दूसरे वाक्य से इत्तेफाक रखता हूँ। समरसेट के कहने का मतलब ये होता है कि वो इस शहर के आसपास ही रहेगा, भले वो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ले लेकिन जुर्म के खिलाफ वो हमेशा खड़ा रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1995 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का पूरा बजट था $33 मिलियन और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $328 मिलियन की। ये एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी और आज भी इस फिल्म को इसकी एंडिंग के लिए याद रखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सस्पेंस थ्रिलर पसंद आया होगा।